अब इन नारों का मकसद क्या है, कितना इसका प्रभाव पड़ता है, वो तमाम चीजें जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसी के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय आपसे करवा दें, बीजेपी नेता हैं शमसी आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत करते हैं आपका न्यूज वन इंडिया में। योगेश मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। गौरव प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत। और निरंजन पोद्दार पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, ठीक है आऊंगी। निरंजन पोद्दार जी, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लगातार चलता रहा। अब विपक्ष इसके लिए एकजुट हो रहा है, नए नए नारे गढ़ रहा है, तो क्या लगता है, मतलब ये जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए है कि इस नारे की काट में कुछ तो ऐसा हो जो जनता को प्रभावित करे? क्योंकि आप ये मानते हैं जो नारे दिए जाते हैं, जो नारे गढ़े जाते हैं, वो जनता का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या यही कारण है कि लगातार पोस्टर वॉर हम देख रहे हैं? देखिए अर्चना जी, पहली बात तो ये है कि जो भी कथन कहें या नारे कहें वो गढ़े जाते हैं और नारे दिए जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है वो किसके द्वारा कहे जा रहे हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए, मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति का चित्र और चरित्र, जिस व्यक्ति का चरण और आचरण, जिस व्यक्ति का कथन और जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ मराठी में कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि जो व्यक्ति जहां दोहरा मापदंड ना हो, सीधा सटीक भाषा में बात करता हो, कहीं ना कहीं जनता को उसके नारे, उसके कथन अपील करते हैं। रही बात हम कटेंगे तो बटेंगे, आज ये नारा इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर महंत योगी आदित्यनाथ जी सरकार चला रहे हैं और वो जिस तरीके से साफ शब्दों के अंदर स्पष्टवादिता के लिए वो प्रख्यात है आज, और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर जब वो चुनाव प्रचार में जाते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर द्वितीय नंबर पे या तृतीय नंबर पे उनकी डिमांड, चाहे वो पब्लिक की माने चाहे वो प्रत्याशियों की माने, किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो उसका मुख्य कारण ये है कि क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी का लोगों को चित्र और चरित्र, लोगों को उनका चरण और आचरण, उनका जो व्यवहार है वो एक समानता उनके चीज में नजर आती है, तो इसलिए ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। रही बात कटेंगे और बटेंगे, जितना मैं समझ रहा हूं, देखिए 80-85 के बाद में देश की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया और हमने ये देखा कि एक तुष्टीकरण की राजनीति हुई और उस तुष्टीकरण की राजनीति में एक जिसको कहते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रतिस्पर्धी हो गई। और वो समय हमने देखा है 2006-7 तक की बात बता रहा हूं, जब जामा मस्जिद से जाकर के और पार्टियां अपने पक्ष में फतवे दिलवाया करती थी। और आज भी जब हम बात करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुरादाबाद से एक आवाज निकली कि हमें वोट जिहाद करना है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय किसी को कोई पीड़ा नहीं होती जब एक वर्ग ये कहता है कि इकट्ठे होकर के और जिसको कहते हैं संगठित होकर के एक जगह वोट करो, हमारे वोट बटने नहीं चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी को लाभ ना होना चाहिए, हमारे वोट बटेंगे तो वो पार्टी जीत जाएगी। जब वहीं पे दूसरा वर्ग जब इकट्ठे होने की बात करता है, संगठित होने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण वाली जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं तिलमिला जाती है। क्योंकि आपने ऐसा है क्या? ठीक है योगेश मिश्रा पोद्दार जी, देखिए तस्वीर हर राजनीतिक दल के सामने है, चाहे वो गठबंधन की बात हो, गठबंधन की खुद की गांठें खुल रखी हैं, वो कह रहे हैं कि गठबंधन मुंह तोड़ जवाब देगा। बीजेपी की बात हो, हिंदुत्व का एजेंडा तो चल रहा है, लेकिन अगर उस पर पीडीए भारी पड़ जाता है तो क्या लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति रहेगी? ये तमाम चीजें और उसी के साथ वो मास्टर स्ट्रोक जो लगातार योगी आदित्यनाथ हर जगह चल रहे हैं, उसका असरदार होगा क्या? ये तमाम सवाल हैं। फिर आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से भी एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म अधर्म की लड़ाई देश में चल रही है। इस पर भी खैर जवाब लूंगी विपक्षी पार्टियों से भी, लेकिन उससे पहले आपसे तमाम जानकारी। देखिए अर्चना जी, ये जो जनता इसको कितना आत्मसात करती है, जनता को ये कितना अपील करता है, ये सारी चीजें तो 20 तारीख को पता चलेगा। तो लेकिन निश्चित रूप से देखिए, जो हमारे यहाँ चर्चा चल रही थी अभी आपके कार्यक्रम में कि जो गठबंधन की बात मैं रोकना चाहूंगा, आप इसको उससे जोड़ के देखिए। पिछले जितने नारे गढ़े गए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो नारा जिस दल की ओर से दिया जाता है वो कोई ना कोई नारा जनता का जो माइंडसेट है उसको बदलने का भी मतलब हिम्मत रखता है, और चाहे वो विपक्षी की तरफ से हो या सत्ता पक्ष की ओर से हो। बस उस परिप्रेक्ष्य में मैं समझना चाह रही हूँ, एक के बाद एक नए नारे क्या जनता के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, सभी दल के लिए ये सवाल?
देखिए अर्चना जी, सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि जनता जो है ना बहुत समझदार है, और जो राजनीतिक पार्टियां जनता को मूर्ख समझती हैं या ये सोचती हैं कि जनता कुछ चीज को देख नहीं रही, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो गलतियां कर रही हैं। और रही बात जो आपने कहा कि ये जनता को अपील करेगा या नारा ये कितना हिट करेगा कितना नहीं करेगा, तो आपको एक चीज और मैं बताऊं तो आपने देखा होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उस समय विपक्ष ने बुलडोजर को मुद्दा बनाया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो ही बुलडोजर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी की एक शक्ति बनकर के उभरा, और उस मेरे हिसाब से 22 का चुनाव बुलडोजर के ऊपर था। अब उसके बाद में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं समाज संगठित हुआ और सबको ऐसे लगने लग गया, तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की तरफ विपक्ष आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर थोड़ी सी आशा के विपरीत सफलता जैसे ही मिली, वैसे ही सारी की सारी चीजें ये पूर्ववर्ती अपने अपने जिसको कहते हैं जो इनकी सोच और इनकी अप्रोच थी उसी स्थिति में आ गए, क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व पता नहीं कहां चला गया। उसके बाद में वही मोहित खान का, या यूं कहें कि वही कन्नौज के अंदर वही सारे के सारे समर्थन, वही सारी की सारा तरीका, वही सारा का सारा सिस्टम। तो अब जिस तरीके से जनता इस चीज को देख रही है कि वास्तव में अगर किसको शक्ति देने से उस शक्ति का बेजा लाभ होता है, किसको शक्ति देने से समाज में सुरक्षा और जिसको कहते हैं संरक्षा होती है, तो इस चीज को जनता भली भांति देखती है। ऊपर से जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हरियाणा के चुनाव के अंदर जब योगी आदित्यनाथ जी जब गए, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि हरियाणा के अंदर एक तरफा जीत कांग्रेस की हो रही है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा आ रही है। और उसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि 16, 17, 18 सीटों पे जहां जहां योगी आदित्यनाथ जी ने कैंपेनिंग करी, उनकी स्ट्राइक रेट भी आपके सामने। तो इससे यही चीज मानी जाएगी। आज जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें, झारखंड के चुनाव की बात करें, यहां तक कि जब कनाडा के अंदर भी जब समस्या आती है, वहां पे भी कटोगे तो बटोगे, अगर ये बात लिखी जा रही तो है वहीं से तो इस नारे का असर दिखा ना निरंजन पोद्दार जी, वहीं से तो इस नारे का असर दिखा, और अब इसीलिए तमाम राजनीति इसी नारे के इर्द गिर्द नजर आ रही। तभी तो मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, जीती हुई बाजी हार गई कांग्रेस। मैं वही कह रहा हूं अर्चना जी कि जनता, इसका मतलब जनता में नारा अपील कर रहा है, और इसी का कारण है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस नारे की पैरोडी बना रही है, इसके समकक्ष नारे गढ़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टियां सारे गुणा भाग लगाती हैं, लेकिन इनको ये चीज भी समझनी चाहिए कि राजनीति में हर बार 2-2-4 नहीं होता है। राजनीति में कई बार 2-2-3 भी होता है, कई बार 2-2-5 भी होता है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, 2022। और जिस तरीके से विपक्ष, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो लगातार बार बार 2 लोकसभा चुनाव की बात करें, भाई आप ये बताइए 2012 से 2017 तक आपकी सरकार थी, उसके बाद में आप लगातार 4 चुनाव हारे, एक चुनाव में आपको सफलता मिली, उसी से आप इतने प्रफुल्लित हो गए कि आपने अपना आगा पीछा सारा का सारा सोचना बंद कर दिया। आप वापस अपने उसी ढर्रे पे आ गए कि भाई जिस तरीके से बलात्कार पीड़िता है वो किस समाज की है नहीं है, उसको आप जो है उसका डीएनए टेस्ट करवाइए, उसका ये करवाइए। तो कहने का तात्पर्य अर्चना जी, जनता इस चीज को भली भांति देखती है। योगेंद्र पोद्दार जी जवाब दे दीजिए 30 सेकंड में फिर। अर्चना जी, किसने शासनकाल नहीं देखा समाजवादी पार्टी का, ये कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करता हूं, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का वीडियो आज भी आपको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, जब वो कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर ली है, एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले सबका हिसाब होगा, उसके बाद में किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग करी जाएगी। क्या ये इसको आप सुरक्षा और जनता की प्रजातंत्र कहते हैं क्या? दूसरी बात, एक होता है कि उमेश पाल की हत्या होती है, दिन दहाड़े बमबाजी होती है, और दूसरी ठीक है, ये बहुत ठीक है, ये भी मुद्दे हैं, लेकिन इस बार क्योंकि उपचुनाव में 9 सीटें हैं, जनता उस पर फैसला करेगी निरंजन पोद्दार जी। ठीक है।